हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। देखिए, एक्चुअली जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी रोटेशनल डायनामिक्स की, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि ये पर्टिकुलर चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक था प्योर सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन के बेसिक्स और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस जैसे व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन कर्व्ड रोड, कर्व्ड बैंक्ड रोड, है ना, कोनिकल पेंडुलम, व्हील ऑफ डेथ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इस तरीके की चीज़ें कवर की थी। आज जो पार्ट है वो है रोटेशनल मोशन का पार्ट। अब समझते हैं कि एक रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, इनको अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो इस तरीके से कोई एक बॉडी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर बॉडी को मैं अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर रोटेट करवा रहा हूँ। सो लेट्स से ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच दिस पर्टिकुलर बॉडी विल रोटेट अबाउट दिस गिवन एक्सिस। नाउ व्हाट हैपन्स हियर इज, जनरली सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। नाउ व्हेन दिस बॉडी विल रोटेट इट विल नॉट फॉलो एक कोई सर्कमफ्रेंस वाला पाथ, है ना, कोई सर्कमफ्रेंस वाला पाथ तो नहीं ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, जैसे मान लीजिए ये पहला पार्टिकल है जिसका मास मैं कह रहा हूं m1, तो ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल है ना, दिस पार्टिकल इज एक्चुअली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। वैसे ये दूसरा पार्टिकल देख लीजिए जिसका मास मैं m2 लिख रहा हूं। सो ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ बॉडी दिस सेकंड पार्टिकल विल आल्सो परफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड ये जो थर्ड पार्टिकल है अगर इसका मास है m3, तो ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो होल बॉडी may not be traveling along the circumference of a circle, but individual particle of that body they do travel along the circumference of a circle, और उनका जो पाथ होता है रोटेशन के दौरान वो एक सर्कमफ्रेंस होता है। इसलिए सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को रिलेटेड है। ठीक है, इतना हमारे लिए काफी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सर्कुलर मोशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे समझते हैं। So let's see moment of inertia. Moment of inertia, शॉर्ट में हम इसे एम आई लिखेंगे, और सिंबॉलिकली लिखना है तो आप इसको आई भी लिख सकते हो सिंपली। ठीक है, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया क्या है। तो हमें पता है व्हाट इज इनर्शिया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन in the state of rest or motion until and unless it is disturbed by some external force। तो जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक बॉडी उसके जो ओरिजिनल स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यही है क्रूड डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। नाउ अगर मैं लीनियर मोशन की केस कंसिडर करूं, मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं बॉडी ए बोल रहा हूं और इसके मास को मैं लिख रहा हूं एम ए, और इसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। वैसे ही हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैं एक दूसरी बॉडी लेता हूं जिसको कह रहा हूं बॉडी बी, और उसका मास है एम बी। यहां अगर हम कंपेयर करें, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों बॉडीज एक ही मटेरियल से बनी है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि भैया एम बी इज ग्रेटर देन एम ए। ये तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है। अब मान लेते हैं कि दोनों बॉडी रेस्ट में है, तो इनकी इनर्शिया क्या हुआ, रेस्ट वाला इनर्शिया हुआ। अब इन्हें अगर मुझे मोशन में लाना होगा तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। न्यूटन के पहले लॉ के हिसाब से आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा मानते हैं कि ए बॉडी पर जो फोर्स लगा है वो है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तब जाके बॉडी अपना मोशन में आ रही है, मतलब उसका इनर्शिया ब्रेक हो रहा है। अगर मैं बॉडी बी की बात करूं तो क्या 10 न्यूटन में बॉडी भी मोशन में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर दोनों बॉडीज के मास में डिफरेंस है तो आपको जो फोर्स लगने वाला है बी बॉडी पर वो 10 से ज्यादा लगेगा, मान लीजिए 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक है,
यहाँ पर हमने एक बात समझी है कि बॉडी अगर इनर्शिया में है और उसका इनर्शिया आपको ब्रेक करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है लीनियर मोशन में, और वो जो लगने वाला फोर्स है वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है। इसीलिए तो अगर हम बॉडी पर कुछ फोर्स लगाते हैं तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, बिकॉज दिस a रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन इन द बॉडी। नाउ once and when acceleration comes into the picture, inertia breaks। अब m हमें बताता है जितना ज्यादा m उतना ज्यादा फोर्स। यहां तक बात आ गई समझ में। अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है उसे देखते हैं। मान लो मैं अपने आपके लिए एक डोर का एग्जांपल लेता हूं, तो कोई एक ऐसा इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर डोर जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये डोर है और यहाँ पे हिंजेस है डोर के, तो इस हिंजेस के अलोंग अबाउट ये पर्टिकुलर जो डोर है वो रोटेट हो सकता है। अब रोटेशनल मोशन में इस अगर डोर को मैं रोटेट करूंगा तो इसका मतलब है इसके इनर्शिया को मैं ब्रेक कर रहा हूं, अदरवाइज डोर जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। लीनियर मोशन के केस में मास पर फोर्स लगाना पड़ता है। रोटेशनल मोशन के केस में क्या होता है समझिए। अगर मैं इस इस पर्टिकुलर डोर को अगर रोटेट करवाने के लिए फोर्स लगा रहा हूं तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस है। हो सकता है कि मैं फोर्स जो है वो इस डोर के एक्सिस से थोड़ा पास लगा दूं, यहां पर लगा सकता हूं फोर्स, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि इस एक्सिस से, इस पर्टिकुलर एक्सिस से थोड़ा दूर जाके फोर्स लगाऊं। तो हमने जनरली देखा है जो डोर के नॉब्स होते हैं या डोर के जो हुक्स होते हैं वो एज पर होते हैं, जनरली एज पर होते हैं। इसका क्या रीजन है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इन पर्टिकुलर लोकेशंस को मार्क कर लेते हैं, लोकेशन 1 एंड लोकेशन 2। अगर देखिए मैं फोर्स F अप्लाई करूं, मान लो मैंने ये इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई किया, दिस इज फोर्स F। अब इस फोर्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 10 न्यूटन, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकली मैं एक एग्जांपल के तौर पर 10 न्यूटन वैल्यू ले रहा हूं। क्या होगा अगर आपने हिंज के पास ही फोर्स लगाया तो क्या बॉडी जल्दी रोटेट होती है? आपने देखा होगा बॉडी नहीं रोटेट होती है, वो ज्यादा रेजिस्टेंस फील करवाती है अगर हम हिंजेस के पास या एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास फोर्स लगाए तो। लेकिन इतना ही फोर्स अगर मैं काफी ज्यादा डिस्टेंस पर लगाऊं, मतलब ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है सेकंड नॉब का विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्सिस, इसको अगर मैं R2 कहता हूं और और फर्स्ट डोर का जो नॉब का जो डिस्टेंस है उसे अगर मैं R1 कहूंगा, तो मुझे पता चलता है कि फोर्स तो मैंने 10 न्यूटन का ही लगाया है, लेकिन जब 10 न्यूटन का फोर्स R2 डिस्टेंस पर लगता है तो बॉडी जल्दी रोटेट होती है। यहां से हमें टॉर्क का कॉन्सेप्ट मिलता है, क्योंकि टॉर्क बेसिकली क्या है, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर रेडियस जो है, रेडियस ऑफ रोटेशन, या फिर ये जो R1 और R2 मैंने बात करी है, दीज आर बेसिकली रेडियस ऑफ रोटेशंस अगर उस फोर्स को हम कंपेयर करें तो अगर R1 बड़ा होगा तो फोर्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली टॉर्क बढ़ जाएगा। R1 अगर छोटा है तो टॉर्क भी कम है। यहां पर अगर R1 और R2 को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली R1 छोटा है तो टॉर्क भी कम है, इसलिए फर्स्ट टॉर्क को मैं τ1 लिख रहा हूं और सेकंड टॉर्क जो है उसको लिख रहा हूं F इंटू R2, तो ये हो गया सेकंड टॉर्क। आप देख पा रहे होंगे कि τ2 जो है इट इज ग्रेटर देन τ1। अब ये जो पर्टिकुलर डोर है, मान लीजिए ये 25 या 50 किलो कुछ भी है, उसका मास फिक्स है। अब वस्तु का मास फिक्स होने के बावजूद उसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया को ब्रेक करना, मतलब इनर्शिया टू रोटेशन, उसे ब्रेक करने के लिए टॉर्क जो है वो अलग अलग लगा है। हालांकि फोर्स हमने सेम लगाया था, फिर भी टॉर्क अलग अलग लगाने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी डिफरेंट है। इससे यह पता चलता है कि रोटेशनल मोशन के केस में सिर्फ मास कांस्टेंट हो, इससे इनर्शिया कितना ब्रेक होगा ये जरूरी नहीं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और यही बनता है, इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क हाउ मच ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी टू द रोटेशन। अर्लियर केस में रेजिस्टेंस वाज देयर फॉर द लीनियर मोशन,
Here in the rotational case, the resistance is there for the rotational motion and this resistance depends upon the distribution of mass. Distribution of mass. I hope मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हो. Earlier, the inertia, that is resistance to the linear motion, was depend upon mass only. Here, the inertia depends upon distribution of mass and this factor is known as moment of इनर्शिया. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन है उसे समझते हैं. तो यहां पर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं. चलिए मानते हैं कि मेरे पास इस तरीके से एक लैमिनार बॉडी है. इस लैमिनार बॉडी को मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिगार्डिंग रोटेट करवा रहा हूं विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ठीक है, अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाता है? तो जब ये पर्टिकुलर बॉडी रोटेट होगी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्चुअली इसके जो डिफरेंट मासेस है, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल मासेस है जिससे मिलकर ये बॉडी बनी है. दिस मासेस विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब हम क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर बॉडी के जो इंडिविजुअल मासेस है उन्हें कुछ नाम देते हैं. तो अगर ये पहला पार्टिकल है तो पहले पार्टिकल का मास हो गया m1. दूसरा पार्टिकल है तो उसके मास को मैं लिख रहा हूँ m2. और ऐसे कई सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स है. तो जो लास्ट का इंडिविजुअल पार्टिकल है उसे मैं कहता हूँ nth नंबर का पार्टिकल जिसका मास है mn. अब ये जो पहला पार्टिकल है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस डिस्टेंस पर सिचुएटेड है उसे मैं लिख रहा हूँ r1. सेकंड पार्टिकल जितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है वो है r2 और लास्ट का पार्टिकल जितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है वो है rn. एक्चुअली जब रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा बॉडी का तो ये पहला पार्टिकल r1 रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन करेगा, सेकंड पार्टिकल r2 रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन करेगा और nth नंबर का पार्टिकल rn रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन करेगा. इतनी बात समझ में आ गई. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज एक्चुअली द रेजिस्टेंस टू रोटेशन होता है, ये कैसे पता चलता है हमें? तो इस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, अब ध्यान से समझिए, पहला इंडिविजुअल जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर. तो अगर पहला पार्टिकल का मास m1 है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 पर है तो r1 का स्क्वायर. फिर इसे आपको सम करना है सेकंड पार्टिकल का मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पार्टिकल. सो सिंपली दैट वुड बी m2 इंटू r2 का स्क्वायर. प्लस ऐसे ही चलते रहेगा अप टू n number of masses and for the last particle that is nth number का particle we will have mass of nth number का particle multiplied by the distance of that nth number का particle from the axis of rotation that is rn उसका square. अब ये जो पूरा expression है इसे हम summation के form में लिख सकते हैं. So I am writing here summation of I is equal to 1 to n. I am writing here mi ri का square. तो ये हुआ भैया सिंपल फॉर्म ऑफ राइटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ बॉडी. तो इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रोटेशन के अलोंग अगर फाइंड करना है तो आपको सारे इंडिविजुअल पार्टिकल उनका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन एक्सिस वो देखना है, फिर उनका प्रोडक्ट करना है मास और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का, और ऐसे सारे प्रोडक्ट को आपको सम करना है. सम करने के बाद आपको जो फाइनल क्वांटिटी मिलेगी दैट वुड बी कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस टू द रोटेशन भी ज्यादा होगा. जिस तरीके से मास ज्यादा तो रेजिस्टेंस टू लीनियर मोशन ज्यादा, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस टू रोटेशन ज्यादा. इसलिए रोटेशनल मोशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कोई मशीन डिजाइन करते हैं या व्हीकल वगैरह बनाते हैं. ठीक है, आगे भी उस पर जैसे जैसे टॉपिक चलेगा तो हम बात करेंगे. फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर आपसे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पूछे तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body about the given axis of rotation, about the given axis of rotation is the sum of, is the sum of, this is a sum, लेकिन किसकी sum? It's a sum of product of, it is the sum of product of
mass of individual particles, mass of individual particles and square of their displacements, their डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हो स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट हो गया, पहले तो सेंटर नियरली सेंटर से पास हो रहा था, अब मैं उसको एक एज से पास करा रहा हूं। जैसे ही एक्सिस बदल जाएगा क्या होगा, अगर मान लीजिए ये एक्सिस है, दिस इज माय न्यू एक्सिस, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मासेस जो है उनका डिस्टेंस भी तो अब चेंज हो रहा है। यहाँ पर अब ये R1 हो जाएगा, ये पूरा R2 हो जाएगा, दिस विल बी Rn। तो क्या होता है, एक्सिस अगर बदल जा रहा है तो पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बदलता है और इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग होता है। एक्सिस चेंजेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो चेंजेस, दिस थिंग हैज टू बी रिमेंबर्ड। सेकंडली, अगर आपको पूछे एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। सो केजी, मास का यूनिट है केजी और डिस्टेंस इज मीटर का स्क्वायर, तो एसआई यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट देखना है तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सीजीएस यूनिट देखना है तो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक ऐसा सिंगल एक्सिस है एंड लेट्स से देयर इज अ ओनली पार्टिकल मास आई एम इमेजिनिंग, तो यहां पर मैं एक मास ले रहा हूं किसी बॉडी का एंड आई एम अज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी इज अ पार्टिकल। द पार्टिकल हैज मास m1 and it is situated, let's say, at distance capital R. Now this particular body is, say, revolving about this given axis of rotation. Then what would be its moment of inertia? Simply in that case I would be equal to m1 into r का स्क्वायर। ठीक है, इतना याद आ रहा है। लेकिन अगर कोई कंपोजिट बॉडी है, बड़ी है, तो फिर हमें समेशन ऑफ मासेस लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किन किन बातों पर डिपेंड होता है, तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है साइज, शेप एंड मास ऑफ बॉडी पे, मास ऑफ बॉडी। अब ये साइज एंड शेप का जो फंडा है इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होते हैं, जैसे रिंग है, कोई डिस्क है, भले ही मास सेम रहने दो, 2 kg की रिंग या 2 kg का डिस्क, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होंगे। तो साइज, शेप और मास पर भी डिपेंड करता है। सेकंड, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, इस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। एंड थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। समझाता हूं मैं, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, देखिए, फिलहाल जो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया था वो यहां पर ऐसे निकाल कर दिया था, लेकिन अगर इसी एक्सिस को मैं डायमेट्रिकल कर दूं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे, यहाँ इस पर्टिकुलर बॉडी की बात करता हूं मैं, पहले एक्सिस यहाँ से पास हो रहा था तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, यही एक्सिस जब दूर से पास होने लगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। इसी एक्सिस को फिलहाल तो पहले मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बताया है, इसी एक्सिस को अगर मैं डायमेट्रिकल कर दूं तो ये पर्टिकुलर बॉडी इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट करेगी एंड दस देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इन अ नटशेल, प्लीज कीप इन माइंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन 3 पार्ट: size, shape and mass of body, distribution of mass from the axis of rotation, third is position and orientation of axis of रोटेशन। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमारे लिए जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले आपको अगर एग्जाम में पूछे तो डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद में इस तरीके से डायग्राम बनानी होगी, ये एक्सप्रेशन आप लिखिए एंड एट द एंड आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। मैंने क्यों पहले फॉर्मूला लिखा है, ताकि फॉर्मूले से हम इजीली डेफिनेशन को समझ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ध्यान से समझना,
जब मैंने लीनियर मोशन की बात की थी, यहाँ लीनियर मोशन की बात की थी, तो हमने समझा था कि बॉडी का इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड है। ज़्यादा इनर्शिया मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस टू द मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस हम कैसे बता सकते हैं? तो चलिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लेट देयर बी अ पार्टिकल, दिस पार्टिकल हैज सम मास m, ओके। नाउ थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करेंगे कि दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म circular motion and that's way it is rotating about my given axis of rotation, it is rotating about my given axis of rotation, हमेशा मान लेते हैं। अब किसी भी बॉडी को आपको रोटेट करवाना है तो भैया सीधी सी बात है, इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है इसको फोर्स लगाना होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी फोर्स के कारण, मतलब एक तो फोर्स लगाना है टेंजेंशियली, जिसके कारण क्या होगा, वो जो मास है वो आगे बढ़ेगा, और कोई एक दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा जिसके कारण क्या होगा, ये पर्टिकुलर बॉडी ऐसी गोल घूमेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी को अगर मैंने स्ट्रिंग के साथ यहाँ कहीं तो बांध दिया और फिर टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई करता हूँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये है हमारा फोर्स F और ये है रेडियस R। तो हम टॉर्क को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंड टॉर्क इज व्हाट, R क्रॉस F। वेक्टोरियली देखोगे तो टॉर्क इज R क्रॉस F, या सिंपली आप लिखते हो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इनिशियली इस पर्टिकुलर बॉडी पर F नाम का फोर्स लगा रहा हूं। अब वो कितना भी हो सकता है, 10 20 50 न्यूटन, आई डोंट नो। दिस R कैन बी एनी डिस्टेंस। अब होता क्या है, अगर आप एक्चुअली मेथड ऑफ वर्किंग देखो, तो जैसे ही फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण इस पर्टिकुलर बॉडी में एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा एंड दैट वुड बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको मैं ए लिखता हूं। तो जनरली हम समझते हैं कि व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड अपॉन अ बॉडी, F इज इक्वल टू m इंटू ए एंड दिस a इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू आर। What is alpha? Alpha is angular acceleration. What is our radius of rotation? So I am writing here F is equal to m into alpha into r. अब मैं क्या कर लेता हूं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में दोनों ही तरफ में r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय r, क्या हो जाएगा, दिस वुड बी f ऑफ r इज इक्वल टू m अल्फा आर मल्टीप्लाइड बाय आर वुड बी आर का स्क्वायर। अब यहां पर F इंटू आर क्या होता है, टाउ होता है, और यहां M इंटू आर का स्क्वायर में अलग से लिख रहा हूं एंड दिस इज अल्फा। ये जो टाउ है ये तो टॉर्क बता रहा है, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टॉर्क, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। और दूसरी चीज, यहाँ ये जो बॉडी है ये एक पार्टिकल मान के चल रहा था मैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो M इंटू आर का स्क्वायर तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बचा क्या है, अल्फा। सो टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस ये है, इफ आई का वैल्यू इज लार्जर, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, देन to break the inertia of the rotating body you need to apply higher amount of torque। तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है बॉडी का, देन ऑटोमेटिकली टॉर्क भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो टू रोटेट द बॉडी हाउ मच अमाउंट ऑफ टॉर्क विल बी रिक्वायर्ड, दैट विल डिपेंड अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। जैसे मैंने एक मान लीजिए जो आयरन है 5 kg का आयरन ले लिया है, उसको मेल्ट करवा के मेरे पास दो ऑप्शन है, आई कैन मेक अ रिंग और आई कैन मेक अ डिस्क। अगर मैं रिंग बनाऊंगा, दोनों ही चलो सेम रेडियस की मान लेते हैं, रिंग भी बना रहा हूं तो कैपिटल आर ही रेडियस की बन रही है, और अगर डिस्क भी बना रहा हूं तो उसकी भी रेडियस कितनी होने वाली है, कैपिटल आर होने वाली है। दोनों को ही सेंटर के अलोंग एक्सिस पर रोटेट करवा रहा हूं। अब आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर सेम टॉर्क दोनों ही बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं,
सेम टॉर्क दोनों ही बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं। सो कौन सी बॉडी ज्यादा आरपीएम के साथ घूमेगी या ज्यादा रोटेशन पर सेकंड के साथ घूमेगी। अब यहां पर सवाल आएगा कि कौन सी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जितना ज्यादा किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना डिफिकल्ट जाएगा उस बॉडी को रोटेट करवाना। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रेजिस्टेंस टू रोटेशन बताता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। कोई अगर मेरे पास रॉड है जो पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग ऐसे रोटेट हो रही है, मान लीजिए ये रॉड है और ये अगर ऐसे पर्टिकुलर एक्सिस, ये ऐसे वर्टिकल एक्सिस के रिगार्डिंग अगर रोटेट होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। फिलहाल सिग्निफिकेंस तो इतना ही है, हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हायर वुड बी द resistance to rotation, large amount of torque will be required. Lower the moment of inertia, lower would be the resistance to the rotation and thus lower amount of torque is required. ठीक है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं और फिर और अच्छे से इसे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन, देखिए हम जब किसी भी बॉडी को कंसिडर करते हैं तो कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये एक टिपिकल बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मिलकर बनी है लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स से एंड ऑल दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैव देयर इंडिविजुअल मास। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का इंडिविजुअल मास है, लेकिन ऑल दीज पार्टिकल्स दे आर टुगेदर विथ सम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट्स व्हाई दिस रिजिड बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। इस तरीके से एक रिजिड बॉडी बन गई है। अब होता क्या है, मान लो मैं यहां से इस पर्टिकुलर बॉडी के एज से एक एक्सिस पास करवा रहा हूं एंड आई जस्ट वांट दैट दिस पर्टिकुलर बॉडी शुड रोटेट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, अब इस पूरी बॉडी का मास कहीं पे तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। याद है आपको सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज दैट पॉइंट वेयर वी अज्यूम दैट होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस पॉइंट इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। सो सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो जस्ट मान लेते हैं कि यहाँ इस बॉडी के लिए ये जो रेड मैंने डॉट बताया है, यहाँ पर इस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे अब देखिए ये पेंसिल है, अब इस पेंसिल का मास, इस पर्टिकुलर पेंसिल का मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अगर मैं बीच से इस पेंसिल को पकड़ता हूँ, है ना, यहाँ से बीच से, तो ये क्या हो सकती है, ऐसी बैलेंस हो सकती है। हम स्कूल में क्या करते हैं, स्केल वगैरह ऐसे ही बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर ये पेंसिल बीच में क्यों बैलेंस होगी? क्योंकि मैंने ऐसा इमेजिन किया है, whole mass of a body is concentrated at somewhere near the center and thereby I have to balance this mass here only and thus whole pencil will get balanced। तो इसी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको मैंने यहाँ पर हाइपोथेटिकली ऐसे इमेजिन करके बताया है। लेट्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अब ये जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से ये m का जो डिस्टेंस है उसे ही कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और एक वर्ड और याद उसमें ऐड होता है, विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर इस डेफिनेशन को हम और थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, चूंकि वो रेडियस है तो उसका यूनिट भी मीटर ही होगा। फिलहाल डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट where whole mass of a body is supposed to be concentrated, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। आगे एक छोटी सी लाइन ऐड करनी है, विदाउट changing its moment of inertia। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां इस
यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ मास इमेजिन किया है वहाँ से कितना डिस्टेंस लिया है, के डिस्टेंस लिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या हो जाएगा, आई वुड बी इक्वल टू एम के का स्क्वायर। अगर इस पूरी बॉडी को ऐसे इमेजिन ना करते हुए मैं मान लेता कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अ पार्टिकल विथ सेम मास कैपिटल एम, तब भी क्या बनता हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस टोटल मास इज कैपिटल एम, डिस्टेंस इज अगेन के, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आता, आई इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर। तो चाहे आप पार्टिकल इमेजिन करो, चाहे आप पूरी बॉडी इमेजिन करो जिसका एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर सेंटर ऑफ मास बताता है, तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही है और इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं बदलता। यही बस ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये हमसे कहना चाह रहा है, विदाउट चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज़ इसको इस डेफिनेशन को जैसी है वैसे ही आपको रिकॉल करना है एग्जाम के समय, तो अच्छे से उसको याद कर लीजिए, ठीक है, लर्न कर लीजिए। नाउ आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, सो वी कैन सिंपली से भैया के स्क्वायर वुड बी इक्वल टू आई अपॉन एम, है ना, यहाँ से तो निकल ही सकता है। एंड व्हाट इज के इज अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट वुड बी मीटर, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 l2 t0, ठीक है। सेकेंडली, अगर हमें सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो क्या होगा देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं दिस इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इस एक्सिस के रिगार्डिंग कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, तो ये है पर्टिकुलर बॉडी जिसका मास है m, एंड लेट्स से इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी m इंटू r1 का स्क्वायर। अगर इसी पर्टिकुलर बॉडी को मैं थोड़ा दूर लेकर जाऊं, मान लीजिए इस बॉडी को मैंने शिफ्ट कर लिया, थोड़ा दूर शिफ्ट किया, नाउ अब क्या होगा, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ ये जो दोनों मासेस है, इन दोनों मासेस को हम पार्टिकल मान रहे हैं, और पार्टिकल होंगे तो इसी पॉइंट पर उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सिचुएटेड है। तो यहाँ पर R1 और R2 बेसिकली कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन ही है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। तो बेसिकली आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर की जगह आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अगर मैं लिखता, तो के स्क्वायर इज नथिंग बट आर का स्क्वायर, ये हमें पता चल रहा है। दूसरी बात, जैसे जैसे मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है तो के की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, और अगर के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं भैया कि के इंक्रीजेस इफ distance from the axis of rotation increases, and if this distance increases, moment of inertia also increases, and if the moment of inertia increases, it means that body का resistance to the rotation also increases, and that why to break the inertia you need large amount of torque। अगर मैं कहूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन कम है, तो इसका मतलब है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लेस, एंड दैट्स व्हाई इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल आल्सो बी लेस। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस है तो रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क टू ब्रेक द रोटेशनल इनर्शिया विल आल्सो बी लेस, दैट्स बेसिक सिग्निफिकेंस। अब हमें ना ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ इन बिटवीन आई एंड के स्क्वेयर, सेकेंडली I and k, and thirdly log of I versus k, तो ग्राफ्स कैसे बनते हैं देखिए, I इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर। अगर मास कांस्टेंट है तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k का स्क्वायर, एंड दस ग्राफ विल बी अ सिंपल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वही हमारा ग्राफ का कर्व है। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ इन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के, तो कैसे करेंगे, मान लो आई हैव सम मास, देन आई हैव सम रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड आई नीड टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो हम क्या करेंगे, मास को कांस्टेंट इमेजिन करते हैं 1 kg, यहाँ पे भी 1 kg, यहाँ पे भी 1 kg, ठीक है। एक बार मैं रेडियस ऑफ गायरेशन ले रहा हूँ 2, व्हाट वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
I इज इक्वल टू एम के का स्क्वायर, 1 इंटू टू का स्क्वायर इज 4, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी 4 kg मीटर स्क्वायर। अगर मैं k को मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन को 2 से 3 कर लूँ, 1 से बढ़ा दूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू थ्री स्क्वायर इज 9, दैट इज 9। अगर 3 से हम इसे 4 कर दे तब क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी 16। तो आप देख पा रहे हो क्या, फॉर एवरी सिंगल डिजिट राइज इन रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वहां पर मल्टीफोल्ड राइज देखने को मिल रहा है। यहां से हम बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बीच में पैराबोलिक कर्व जैसा रिलेशनशिप है। तो फॉर अ वेरी स्मॉल राइज इन के देयर इज लार्ज राइज इन आई एंड दस कर्व विल बी लाइक दिस। ठीक है, और ये कर्व हम जो है वो दोनों साइड्स पर दिखा सकते हैं। नाउ थर्ड इज लॉग ऑफ आई वर्सेस के। तो ये जो कर्व है ये इस तरीके से है। आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ y के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू सम स्लोप m, यहाँ पर m क्या है, स्लोप है, और x के बजाय हम लिखेंगे k विच इज माई रेडियस ऑफ गायरेशन प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये जो c है वो एक कांस्टेंट है। इस तरीके से ये ग्राफ आता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, देयर आर टू थ्योरम्स रिलेटेड विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बोथ आर इजी थ्योरम्स, लेट्स सी देम। लेट्स स्टार्ट विथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताने की कोशिश करता है, मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस पॉइंट पर सिचुएटेड है, एंड लेट देयर बी एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस जो है वो इस तरीके से पास हो रहा है। चलेगा, मैं यहां पर उसको ड्रॉ कर रहा हूं। और हम ये जो पर्टिकुलर बॉडी ले रहे हैं, एक लैमिनार बॉडी ले रहे हैं, और वो बॉडी रिजिड है, ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, नाउ दिस सेंटर ऑफ मास, इससे जो पर्टिकुलर एक्सिस पास हो रहा है उस पॉइंट को मैं सी नाम दे रहा हूं, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी अबाउट दिस पॉइंट सी एंड दिस एक्सिस इज गिवन एज आई सी। सो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई सी से। सो आई सी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर लैमिनार बॉडी अबाउट दैट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सी, एंड फॉर दिस मोमेंट यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है मैंने परपेंडिकुलर दिखाया है टू द प्लेन ऑफ लैमिना। मान लेते हैं आईसी की कुछ एक सर्टन वैल्यू है जो मुझे पता है, हालांकि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सिंपल अगर कोई इस तरीके से बॉडी है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल ऐसी कोई बॉडी है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के थ्रू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा मास इमेजिन करते हैं और इस मास का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, एंड देन व्हाट वी डू इज वी कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास। अगर ये स्मॉल मास dm है और पहला अगर डिस्टेंस x है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन एट डिस्टेंस x क्या होगा, तो हम जानते हैं भैया I इज नथिंग बट मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I इज नथिंग बट dm इंटू एक्स का स्क्वायर। लेकिन ये बहुत छोटा सा मास है ना, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो भी बहुत छोटा रहेगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते समय हम di लेते हैं। और बाद में जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकालना होता है अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट total moment of inertia. This particular part we will be seeing later after ये दोनों थ्योरम जब हो जाएंगे तब मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमें पूरा फोकस कहाँ पे रखना है, थ्योरम्स पे रखना है। ठीक है, चलो थ्योरम्स की बात करते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, वी हैव ऑलरेडी अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एक्सिस से कुछ दूरी पर एक दूसरा पैरेलल एक्सिस ले रहा हूं। मान लीजिए ये O पॉइंट है और O पॉइंट से पास होने वाला मैं एक एक्सिस इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज अनदर एक्सिस। अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉडी को, अब ये जो O पॉइंट से पास होने वाला एक्सिस है इसके रिगार्डिंग अगर रोटेट करवा रहा हूं, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसे मैं I सफिक्स O से रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, तो ये होगा IO। लेकिन अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पिक्चर में आती है। कैसे, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पता है और वो पर्टिकुलर एक्सिस हमारे गिवन एक्सिस को पैरेलल है, और
इन दो पर्टिकुलर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमें पता है तो डायरेक्टली हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस निकाल सकते हैं। इस और ये एक्सप्रेशन क्या होता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस गिवन एक्सिस, वो कोई भी एक्सिस रहने दो, इट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस। तो ये जो हमारा एक्सिस है गिवन एक्सिस है, गिवन एक्सिस को एक पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्लस क्या करना है, मास ऑफ बॉडी लेना है और उसका प्रोडक्ट करना है विथ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। तो अगर ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस मैं h ले लेता हूं तो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। चलिए इससे हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो स्टेटमेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे हम O पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a parallel axis passing through center of mass of the body, and अब ये सम किसका है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड प्रोडक्ट ऑफ mass of the body and square of distance between these two parallel axes। ठीक है, दिस इज अवर स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, चलो अब अगर मान लीजिए इस तरीके से मैं एक दूसरी बॉडी ले लेता हूँ, लेट मी चेंज द कलर। मान लो ये एक मेरे पास इस तरीके से बॉडी है और यहाँ पे ये हुआ उसका सेंटर ऑफ मास, हाइपोथेटिकल पॉइंट है। इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये मेरे पास एक एक्सिस है जिसे मैं एक्स नाम दे देता हूँ। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस कंप्लीट बॉडी अबाउट दिस एक्सिस वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी लेट्स से IX। अब एक IX को पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस को पैरेलल एक दूसरा एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूं और इसे बोलता हूं पॉइंट P से पास होने वाला एक्सिस। एंड इफ आई नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस तो क्या हो जाएगा, IP वुड बी इक्वल टू IX प्लस MH का स्क्वायर, और यहाँ पे h क्या होता, h वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस। समझ में आ रही है बात। तो जरूरी नहीं कि हमारा एक्सिस हर बार परपेंडिकुलर हो, वो बस अगर सेंटर से जाने वाला एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से जाने वाला एक्सिस है और उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है तो उस पर्टिकुलर एक्सिस से पैरेलल जितने भी एक्सिस होंगे हम क्या कर सकते हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास इस तरीके से एक बॉडी है, एक ये पर्टिकुलर पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लेट से IP, ये P पॉइंट है। हालांकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास हो सकता है कहीं पे यहाँ पे हो, जो ज़्यादा डार्कर पॉइंट है ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, लेकिन फिलहाल मैं सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडम पॉइंट P ले रहा हूँ और उसके रिगार्डिंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IP है वो मुझे पता है, ऐसे मान रहा हूँ। देन सपोज आई हैव अनदर पॉइंट लेट से Q, और Q पॉइंट से जो पास होने वाला एक्सिस है उसके रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा IQ। अब IQ और IP के बीच का डिस्टेंस भी मुझे पता है, मान लो ये डिस्टेंस है h। तो क्या यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है? नहीं लग सकती है। क्यों? क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो बेसिक फंडा है वो यही है कि उसमें आपको सम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे P या Q ये दोनों ही में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, thus दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम विल नॉट बी अप्लीकेबल हियर। ठीक है,
ध्यान रखना हमेशा। चलो अब हम क्या करते हैं, हमने जो अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिया था उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे, कंसीडर, हम एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सी पॉइंट पर सिचुएटेड है। लेट देयर बी एन एक्सिस which is passing through this particular point C, and the moment of inertia of this body about this axis passing through center of mass is, let's say, I C। चलेगा। नाउ लेट देयर बी अनदर पॉइंट, यहां पर मैं एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, दैट इज पॉइंट O। ये है मेरा पॉइंट O, और इस पर्टिकुलर पॉइंट O से पास होने वाला मैं और एक एक्सिस ले रहा हूं विच इज एक्चुअली पैरेलल टू द इनिशियल एक्सिस। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इसे मैं लिख रहा हूं I O। लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस बी H। तो यहाँ पे ये जो पैरेलल एक्सिस है इनके बीच का डिस्टेंस को मैं H मार्क कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा रैंडम भी किसी भी एक पर्टिकुलर रैंडम लोकेशन पे एलिमेंटल मास dm कंसिडर करते हैं। तो लेट दिस इज माय एलिमेंटल मास dm विच इज सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस, विच इज सिचुएटेड एट सम पॉइंट P, एंड पॉइंट P और सेंटर ऑफ मास में जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, PC। दैट डिस्टेंस वुड बी PC। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। एंड रैंडम ये जो एलिमेंटल मास dm है उसका डिस्टेंस फ्रॉम O पॉइंट वुड बी OP, दैट फ्रॉम O पॉइंट वुड बी OP। फिर हम क्या करेंगे, हमें इस लाइन OC को थोड़ा एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। सो आई एम एक्सटेंडिंग दिस लाइन OC एंड आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन OC, लेट्स से एट पॉइंट Q। तो पहला तो पॉइंट C था, अब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एट पॉइंट Q, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या फॉर्म हो चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, ठीक है। इतना सफिशियंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेसिक सी थ्योरी लिख रहा हूँ। कंसीडर अ रिजिड लैमिनर बॉडी, रिजिड लैमिना या फिर लैमिनर बॉडी एज shown in figure, let C is the point of center of mass, point of center of mass, center of mass। let IC, अब IC क्या लूंगा मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body, let IC be the moment of inertia of the body about an axis passing through C। अब फिर से लेट्स कंसीडर अ पॉइंट O at distance h from C। let an axis perpendicular to the plane of lamina and parallel to the axis passing through C is passing through O। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आप इजी कर लीजिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, हमने एक एक्सिस इमेजिन किया है जो कहां से पास हो रहा है, O पॉइंट से पास हो रहा है, और ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है दिस इज पैरेलल टू द एक्सिस विच इज एक्चुअली पासिंग थ्रू C, और ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। दैट मीन्स हमारा पहला भी जो एक्सिस होगा दैट वुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना।
ठीक है, अब हमने एक एक्सिस ले ही लिया है, तो लेट आई ओ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis passing through about the axis passing through O। ठीक है, चलो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट्स कंसिडर एन एलिमेंटल मास dm situated at point P। अब हम क्या करेंगे, लेट्स एक्सटेंड segment OC and draw a perpendicular from P on OC at Q as shown in figure। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो एलिमेंटल मास डीएम है, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे about this axis of rotation which is passing through center of mass, and then we will individually calculate moment of inertia of this elemental mass dm about this given axis of rotation which is passing through point O। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में मैं लिख रहा हूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ elemental mass, the moment of inertia of elemental mass about axis passing through C, about axis passing through C। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर मास बड़ा होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा, मास अगर छोटा है तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन विल आल्सो बी वेरी वेरी स्मॉल। सो मैं कह रहा हूं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंटल मास which is the moment of inertia of that elemental mass about an axis passing through C, it will be very small, so I am directly writing it as DIC, which would be equal to dm into Cp का स्क्वेयर, क्योंकि Cp क्या है, Cp is the distance between that elemental mass dm and the axis of rotation। चलो, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्मॉल एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें तो इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करना है, जो बाद में कितना आएगा, आईसी आएगा, उसे लाना है। तो हम क्या कहेंगे भैया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू सी पी का स्क्वायर। तो आई डी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी आई सी क्या होगा, सिंपली आई सी, विच इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, जब इस पर्टिकुलर छोटे से मास को मैं इंटीग्रेट करके कंप्लीट मास बना लेता हूँ। ठीक है ना, चलो, सो आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू सी पी का स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ दे रहा हूं, चलेगा ना। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंटल मास लेंगे, इस एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, बट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास क्या है, वो एलिमेंटल मास चाहो तो लिखो dm अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी डी आई ओ, छोटा सा मास छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज इक्वल टू dm इंटू कितना डिस्टेंस है भैया, दिस डिस्टेंस इज ओ इंटू पी का स्क्वायर। अब ये जो h है ना, दिस h इज डिस्टेंस बिटवीन ओ सी। ठीक है, ध्यान रखना। नाउ सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज dm इंटू ओ पी का स्क्वेयर। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसलिए इंटीग्रेट ऑन बोथ
साइड्स कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, दिस वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू ओ पी का स्क्वेयर, एंड डी आई ओ का इंटीग्रेशन होगा आई ओ, सो आई ओ वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू ओ पी का स्क्वेयर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं लूँ ट्रायंगल ओ क्यू पी, क्या ट्रायंगल लूँ, ट्रायंगल ओ क्यू पी, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो इन ट्रायंगल ओ क्यू पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर चाहो तो हम छोटा सा वो ट्रायंगल भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, ताकि 10 बार हमें लौट कर जाना ना पड़े। सो this distance was h, this was o, this is c, this is our q, ठीक है, एंड दिस इज माय पॉइंट p। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं कौन से ट्रायंगल में, o q p ट्रायंगल में। तो इस हिसाब से OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर वुड बी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर, सो दैट वुड बी OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये जो OQ है इट इज द सम ऑफ OC प्लस CQ, सो आई विल बी राइटिंग दिस एज OC प्लस CQ इसका होल स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। नाउ A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OC इंटू CQ प्लस CQ का स्क्वायर एंड देन अगेन PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए CQ और PQ ये इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, इसका मतलब इसमें भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है तो CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर वुड बी इक्वल टू CP का स्क्वायर। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एज OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CQ प्लस डायरेक्टली CP का स्क्वायर। यहाँ से हमने डायरेक्टली CP का स्क्वायर ऐसे मार्क किया है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट इज OC, OC इज H, तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। आई एम सिंपली राइटिंग दैट OP स्क्वायर इज H का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इज H इंटू CQ प्लस CP का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को OP का स्क्वायर को हमें पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 में ही इसकी ज़रूरत है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर IO विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब OP स्क्वायर के बजाय क्या लिखना पड़ेगा, OP स्क्वायर के बजाय लिखना पड़ेगा H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ H इंटू CQ प्लस CP का स्क्वायर। ठीक है, चलो सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। सो दिस वुड बी DM इंटू H का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू ट्वाइस ऑफ H इंटू CQ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू CP का स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यान दो, DM इंटू CP का स्क्वायर और DM इंटू H स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखो तो DM इंटू CP का स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली वो है IC। तो यहाँ पर DM इंटू CP के स्क्वायर के लिए मैं IC वर्ड सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिनर बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और DM इंटू H के स्क्वायर में ये जो DM है, ये DM इंटू H के स्क्वायर में DM का इंटीग्रेशन क्या होगा, M, विच इज द टोटल मास ऑफ बॉडी। और H क्या है, H इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है H डायरेक्टली बाहर आ सकता है। तो ये हो गया MH का स्क्वायर, दिस इज माय, ये यहाँ पर दिस इज माय IC, और बचता क्या है हमारे पास, प्लस ये रिमेनिंग पार्ट। सो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू ट्वाइस ऑफ H इंटू CQ। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान से समझो। मान लो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो इतने सारे जो पार्टिकल्स होते हैं विच आर
अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना पार्टिकल का, तो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हम सिमेट्रिक मानते हैं। और अगर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इन दैट केस मोमेंट ऑफ ऑल दोज पार्टिकल विल बी कंसिडर्ड टू बी जीरो। देखो क्या वर्ड यूज करना है, द डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स अबाउट या फिर अराउंड द सेंटर ऑफ मास, अराउंड द सेंटर ऑफ mass is symmetric, is considered to be symmetric in nature, is considered to be symmetric in nature, and thus moment for all these particles about center of mass is जीरो। और अगर ये जीरो हुआ तो देयर फोर डी एम इंटू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू क्या था, 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू सी क्यू, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। देयर फोर हमारे पास क्या बचता है, आई ओ इज इक्वल टू एम एच का स्क्वायर प्लस आई सी, और इसको ही रीअरेंज करके लिखेंगे तो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर, and this is how we have proved our moment of the parallel axis theorem। ठीक है, सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर फिर से एज अ प्रूफ दिखा दिया है। आई होप कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से 1 या 2 बार आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, खुद से लिख कर देखना पड़ेगा, एंड दिस पार्ट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स सी, perpendicular axis theorem। क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी से एक एक्सिस जो है वो ऐसे पास हो रहा है। इस पर्टिकुलर एक्सिस को मैं z लिख लेता हूं। तो लेट्स से z एक्सिस इज द एक्सिस which is perpendicular to the plane of body। Now z एक्सिस जिस पॉइंट पर उस बॉडी से पास हो रहा है उसे यहां फिलहाल मैं c पॉइंट नाम दे देता हूं। नाउ इसी c पॉइंट से अगर मैं 2 और एक्सिस ले लूं, लेट्स से ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस x, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस x which is actually in the plane of lamina, and let there be another axis y, this y axis is also in the plane of lamina। ठीक है, अब आपको इमेजिन नहीं हो रहा होगा तो ऐसे समझ लो, मान लो ये होता है एक्चुअली सर्कल, ठीक है। लेकिन इसी सर्कल को अगर मैं ऐसे टिल्ट करवा दूं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो कैसे दिखेगा, एक इलिप्स की तरह मुझे दिखेगा। है तो वो सर्कल लेकिन दिखने में कैसा लगेगा, इलिप्स लगेगा। तो ये जो सर्कुलर बॉडी है इसे अगर मैं प्लेन लैमिना कहता हूं तो दिखने में ये मुझे इस तरीके से दिखेगा, 3D पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये हुआ ना, ये 3 एक्सिस ले लो, दिस इज z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो एक सर्कल या फिर लैमिनर बॉडी दिखने में ऐसी दिखेगी कि नहीं, ऐसी दिखेगी, यही वो लैमिनर बॉडी है। ठीक है, आप आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये पूरी की पूरी लैमिनर बॉडी इन तीनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अपने अंदर समाये हुए हैं। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी अबाउट दिस z एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी सिंपली iz। वो क्या हो जाएगा, पेन बदल रहा हूं मैं, अगर ये z एक्सिस है देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस वुड बी आई z। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी आई x, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस वुड बी आई y।
देखिए बॉडी अगर z एक्सिस के रिगार्डिंग घूमेगी तो इस तरीके से रोटेशन परफॉर्म करेगी, बॉडी अगर x एक्सिस के रिगार्डिंग घूमेगी तो वो ऐसे रोटेशन परफॉर्म करेगी, गोल 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 गोल, और अगर वो y एक्सिस के रिगार्डिंग घूमेगी तो इस तरीके से रोटेशंस परफॉर्म करेगी। ठीक है, इतना हमें समझ में आना चाहिए। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस पता कर लूँ विच इज iz, देन iz is exactly equal to, iz would be exactly equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes which are concurrent to our first axis. So that iz would be equal to ix plus moment of inertia about y axis, that is iy. यहाँ पर हमें एक बात समझनी है, ये जो iz है, this iz is moment of inertia about an axis which is perpendicular टू द प्लेन ऑफ लैमिना। हमारा ये जो लैमिना है, यहाँ पर मैं फिर से निकाल कर दिखाता हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस पर्टिकुलर प्लेन को x और y प्लेन कंसिडर करें, कौन सा प्लेन, x एंड y प्लेन, तो वर्टिकल वाला एक्सिस कौन सा एक्सिस हुआ, z एक्सिस। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये हुआ मेरा z एक्सिस, दिस वॉज माई x एक्सिस एंड दिस वॉज माई y एक्सिस। तो हमने यहाँ पर क्या बोला है, ये जो iz है विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर लैमिनार बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना। दिस iz क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेम बॉडी, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक्सिस एक्स एक्सिस वाई कैसे है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो आई जेड विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, बट दिस एक्सिस शुड लाई इन द प्लेन ऑफ लैमिना। सो पहला एक्सिस वॉज परपेंडिकुलर एंड दिस टू एक्सिस दे आर lying in the plane of lamina, and all these three axes they must be concurrent in nature। मतलब तीनों एक्सिस ने एक पॉइंट से पास होना चाहिए, नहीं तो मैं इस तरीके से बॉडी ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, वाई एक्सिस ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस कहीं पे यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आई जेड आई एक्स और आई वाई के बीच में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने हैं तो तीनों के तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सिंगल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना आपको अगर समझ में आया होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिक सा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी about an axis perpendicular, ध्यान से समझना, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane of body is equal to the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes lying in the plane of body, such that all the three axes are concurrent। तो यहाँ पे जो भी हमने एक्सिस कंसिडर किए हैं वे सारे के सारे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने चाहिए, तब जाके आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हम कह पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं, और इसका जो प्रूफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलो एक लैमिनार बॉडी ले लेते हैं, कंसिडर अ रिजिड लैमिनार बॉडी, लेट आई जेड आई एक्स एंड आई वाई आर three mutually perpendicular axes के regarding moment of inertia। So let's say this is axis z, this is axis x and this is axis y। ठीक है,
और इन तीनों बॉडीज, इन तीनों एक्सिस के रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वुड बी आई जेड, दिस वुड बी आई एक्स एंड दिस वुड बी आई वाई। यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, फिर से स्टार्ट की तरह एक एलिमेंटल मास डिसाइड कर लेना है। यहाँ पर मैं एक एलिमेंटल मास डीएम ले रहा हूँ विच इज से सिचुएटेड एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पर सिचुएटेड है। नाउ द डिस्टेंस, ध्यान से समझना, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, उसे मैं ले रहा हूँ एक्स। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है, इसके लिए ये डिस्टेंस हो गया एक्स, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो मैं ले रहा हूँ y। तो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस क्या हो गया y। अगर यहाँ पर x ले रहा हूँ तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। नाउ ये जो z एक्सिस है, z एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो ध्यान से समझिए। हमने जब y डिस्टेंस लिया फ्रॉम x एक्सिस तो दिस इज परपेंडिकुलरिटी, और x डिस्टेंस लिया फ्रॉम y एक्सिस तो दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलरिटी। तो यहाँ पर जब मैं z एक्सिस से p पॉइंट का डिस्टेंस ले रहा हूँ, z एक्सिस से p पॉइंट का डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर? बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज y, दिस इज x। तो क्या हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर लेंथ, अगर ये पहला मेरा पॉइंट C है तो CP का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये तो बेसिक सी ज्योमेट्री है, और ये बेसिक सा अलजेब्रा ज्योमेट्रिक फिगर्स होने के कारण हमें इतना तो पता होना ही चाहिए। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। सो आई एम सेइंग कंसीडर अ रिजिड लैमिनार बॉडी, रिजिड लैमिना या लैमिनार बॉडी rotating about an axis perpendicular to plane of body, and passing through point C, ठीक है। अब ये C पॉइंट ऐसे बोला नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास ही है, ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट C। हियर x y and z are three mutually perpendicular axes. These are three mutually perpendicular axes that are intersecting at point C as shown in figure। तो वो पॉइंट C से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर एन एलिमेंटल मास dm situated at distance x from y axis, distance y from x axis, and distance अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, ऑल्सो लेट आई एक्स, आई वाई एंड आई जेड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about these respective axes, और अब हमें प्रूव करना है कि iz इज एग्जैक्टली इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास dm अबाउट
कौन सा एक्सिस लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो डीएम मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग लेना होगा तो क्या हो जाएगा, डीएम इंटू वाई का स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वुड बी डी आई एक्स, क्योंकि छोटा सा मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा, डी आई एक्स इज इक्वल टू डीएम मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया अच्छा, अगर मुझे पूरा का पूरा मास देखना होता, मतलब सिर्फ एलिमेंटल मास नहीं, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या करना पड़ेगा, आई विल सिंपली हैव टू इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। सो इफ आई इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई का स्क्वायर, एंड डी आई एक्स का पूरा इंटीग्रेशन मिलेगा मुझे, आई एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एम वाई का स्क्वायर, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, सेम जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास, अगेन कौन सा है वो एलिमेंटल मास, डीएम, किस एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा डी आई वाई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, इट इज एक्स। ठीक है, चलो फिर से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी आई वाई का इंटीग्रेशन होगा सिंपली आई वाई, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट मास अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन 2, दिस इज माई इक्वेशन 2। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास अबाउट z एक्सिस, अबाउट z एक्सिस। तो ये होगा डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो डिस्टेंस है वो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था यूजिंग ज्योमेट्री, है ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अगेन इंटीग्रेट, बिकॉज हमें छोटे से मास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट वुड बी आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर मैं भूल चुका था, लिखना पड़ेगा हमें डिस्टेंस का स्क्वायर, यस। अच्छा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बचा, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो सेपरेट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए आई जेड क्या आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर इज आई वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर इज आई एक्स। सो दिस वुड बी आई वाई प्लस आई एक्स। ठीक है, आप चाहो तो सिंस इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 एंड 2 से इसका यूज बता सकते हैं। देयरफॉर अगर रीअरेंज करें तो आई जेड वुड बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ध्यान रखना। ठीक है, आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे कि मुझे आई एक्स पता है तो मैं आई एक्स वुड बी इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई, ऐसा नहीं होगा। आई जेड वही एक्सिस हमेशा कंसिडर करना है जो इस पर्टिकुलर बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वाले एक्सिस के रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दोज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ लैमिना। तो लैमिना, इस पर्टिकुलर लैमिना के प्लेन में आई एक्स और आई वाई ही आएंगे और इसलिए फिर आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है। अगर आपको आई एक्स कैलकुलेट करना है तो आप आई जेड माइनस आई वाई लेकर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे है ना, आई एक्स चाहिए तो आई जेड माइनस आई वाई कीजिए, आई वाई चाहिए तो आई जेड माइनस आई एक्स कीजिए। सो आई होप कि ये जो प्रूफ है आपको समझ में आया होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ बहुत छोटा सा है, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो प्रूफ है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसको आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे।
ठीक है। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। लेट अस स्टॉप हियर, जस्ट डू मल्टीपल रिविजन्स एंड दिस पार्ट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।